फ्रॉम इकोनॉमिक मिरेकल टू इकोनॉमिक क्वेश्चन, बांग्लादेश में चल क्या रहा है? पिछले साल से चर्चा में है कि बांग्लादेश, जो अभी तक साउथ एशिया का इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता था कि भाई भारत से भी ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी चल रही है, लेकिन इकोनॉमिक टर्मोइल झेल रहा था। उसके बाद अभी रीसेंट जो अपडेट है आप देख रहे हैं, करीब 8,000 अपोजिशन के जो प्रोटेस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। क्या ऐसा बांग्लादेश में पहली बार हो रहा है? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो चुका है। और अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस में हो और साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो जाए तो मुझे बताइए, पड़ोसी देशों पर असर होता है कि नहीं होता है? होता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हमें यही जानना है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पर शेख हसीना और जो बीएनपी है, खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि साउथ एशिया का मेजर पार्टनर है बांग्लादेश, और यहाँ पर चाइना, यूएस, इंडिया, ये ट्रायंगल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए किस्सा लेकर चलते हैं 2014 में। 2014 में भारत में भी चुनाव हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ था। बांग्लादेश की तकदीर बदली थी। उसके बाद पॉइंट ये है कि 2014 में जैसे ही शेख हसीना की सरकार बनी, उससे पहले भी मतलब शेख हसीना की सरकार आई तो, लेकिन 2014 का मैं विषय इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 2014 में ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे। जो अपोजिशन पार्टी लीडर हैं खालिदा जिया, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया, शेख हसीना ने पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया है टू रिग इलेक्शंस। आरोप ये थे। साल गुजर गया, कह रहे थे री इलेक्शन, हुआ नहीं, साल गुजर गया। 2015 में जब एक साल होने को हुआ, दोबारा प्रोटेस्ट बढ़ गए और कुछ ऐसा ही हुआ जो अभी हुआ है बांग्लादेश में। उस समय पर भी बीएनपी की लीडर खालिदा जिया ने कहा, जिनके संबंध भारत से अच्छे नहीं हैं। पहले तो ये बात क्लियर कर दूं, हमारे संबंध जो है शेख जो हसीना अभी लीडर हैं उनके साथ अच्छे हैं, ठीक है, क्यों है अभी पता लगेगा आपको। तो खालिदा जिया ने कहा कि 48 घंटे के लिए रोड ब्लॉक कर दी जाए, रेल ब्लॉक कर दी जाए और जो आपके रिवर जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। ये हुआ था 2015 में भी। अब मुझे बताइए, पूरा देश रुक जाएगा ऐसे में? तो भाई जगह जगह जान माल की हानि भी होगी। जैसे फायर बॉम्ब फेंके गए कुछ ट्रेन की बॉगीज पर, हालांकि लोग बच गए, लेकिन उसके बाद उस समय की जो सरकार तो शेख हसीना की थी, उन्होंने कहा कि अरे तुम तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारी, तो ये क्या कर रहे हो, देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हो। उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अब मुद्दा केवल बीएनपी का नहीं है, एक और कैरेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी। अब ये जो है फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है और ये पाकिस्तान के साथ समर्थन में रहते हैं। इवन 1971 की आपको याद आ रही होगी, अरे यार बांग्लादेश को तो हमने आज़ाद कराया था, तो एक तरीके से हमने ही बनाया था, तो हमारे साथ तो रिलेशन अच्छे ही रहे होंगे ना उसके बाद। ऐसा है नहीं। अगर आप किसी के लिए कभी पास्ट में बहुत अच्छा कर दिए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आगे तक की गारंटी हो गई, तो भूल में हैं आप। और ऐसा ही यहाँ हुआ। शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांगा बंधु कहा जाता है, मतलब इन्होंने ही शुरुआत की थी बांग्लादेश की। इन भारत का समर्थन था। तो मुद्दा यह है कि उनका तो एसेसिनेशन कर दिया गया था पूरी फैमिली का। शेख हसीना बच गई थी, घर पर मौजूद नहीं थी। शेख हसीना के रिलेशन भारत के साथ बेहतर। अभी और क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि अगर शेख हसीना हार गई तो इंडिया को भारी नुकसान हो सकता है। इस इलेक्शन से पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो अभी तक शेख हसीना ने पिछले 15 साल में बनाकर रखी, वो भी जाएगी। इंडिया को नुकसान। क्यों इंडिया को नुकसान? अभी बताया ना, 3 कैरेक्टर। अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, इनके बारे में तो बता दिया, अब जरा 3 कैरेक्टर समझ लीजिए। अवामी लीग से शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, भारत के साथ रिलेशन अच्छे, मोदी जी के साथ रिलेशन अच्छे हैं। द पॉइंट इज कि हमारे पीएम और उनके पीएम के बीच में कोऑर्डिनेशन था कि भाई आपके देश में, बांग्लादेश में एंटी इंडिया एलिमेंट्स काम करते हैं, उनको बाहर हटाना होगा, क्योंकि ये रहे जमात इस्लामी। तो इन पर आरोप था कि आप आईएसआई के साथ संबंध रखते हैं और बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ में करते हैं। तो ऐसे मुझे बताइए, इंडिया जो बांग्लादेश को फेवर कर सकता है ट्रेड में, जो करता भी है, क्या वो फेवर इनको मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। तो कहने का मतलब यह है कि रिलेशंस को स्टैब्लिश करने का बेसिस ये होता है कि बांग्लादेश की टेरिटरी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना किया जाए। और शेख हसीना जी ने वो एश्योरिटी दी और जमात इस्लामी के कई लीडर्स को जेल भेजा और कहीं पर वॉर क्राइम्स का
चार्ज लगा, वॉर क्राइम्स, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद किया जा रहा था तो उस समय पर जमात इस्लामी इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, समझ रहे हैं। तो और आप सबको पता है पाकिस्तान की जो आर्मी है, ऑपरेशन सर्च लाइट, कितनी बड़ी मात्रा में जो इस बांग्लादेश में जो बंगाली मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनका बेसिकली जेनोसाइड कर रही थी। इन पर इनकी जो पार्टी उसको बैन कर दिया था। फिर ये अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहे और अब मुद्दा ये है कि इनका और प्लस इनका, मतलब अगर ये दोनों ऐड हो गए नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन है जनवरी 2024 में, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नवंबर 2023 में, 2 महीने बाद इलेक्शन है। तो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है, इनका तो टिल्ट क्या, ये तो पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ ही रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इन इलेक्शंस में शेख हसीना को डिफीट हो, और ऐसा हुआ तो मुझे बताइए इंडिया का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट जो इकोनॉमिक मिरेकल बांग्लादेश बनकर उभरा है कि वर्ल्ड बैंक वाज सेइंग क्या कर दिया है आपने, कमाल। लेकिन वो इनके राज में हुआ है पिछले 15 साल में, इस डिकेड में, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खो जाए। तो अब हमें ये जानना है इस वीडियो में कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि शायद नेक्स्ट इलेक्शन में अवामी लीग मुश्किल में हो। क्या बांग्लादेश की सरकार ने कुछ गलत फैसले लिए हैं, अभी जानना है। तो खालिदा जिया जो है आरोप लगाती हैं कि जो आप देख रहे हैं RAB, ये रैपिड एक्शन बटालियन, ये वो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने पिछले इलेक्शंस में शेख हसीना के फेवर में इलेक्शंस को रिग किया था। तो इनकी अभी जो मांग है वो ये है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन अब होने वाले हैं ये शेख हसीना की सरकार हटे, मतलब शेख हसीना इस्तीफा दे और एक कोई न्यूट्रल इंटरिम यानी कि कम समय की सरकार बनाई जाए केवल इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि न्यूट्रल इलेक्शन नहीं होने देंगी शेख हसीना, ऐसा इनका मानना है। प्लस इनका कहना है कि जो RAB है इसने बड़ी मात्रा में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, डेमोक्रेसी को भी खतरा है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। और आप सबको पता है कि भाई दुनिया में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का जो रखवाला है वो कौन है? वो है USA, राइट? ये सब तो आप जानते ही हैं। तो अब US ने लगा दिया सैंक्शन बांग्लादेश पर। अब इस सैंक्शन से जो है बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। USA ने 2 सैंक्शन लगाए हैं। नंबर 1 RAB के कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स पर। देखिए ये है पैरामिलिट्री, वहाँ की होम मिनिस्ट्री को रेफर, मतलब यू कैन से रिपोर्ट करती है, लेकिन इसमें जो टॉप ऑफिसर्स हैं डेपुटेशन पे मिलिट्री ऑफिसर्स ही रहते हैं। तो ऐसे में एक तो उन पर सैंक्शन लगा दिया है कि भाई आपका आना जाना, आपके ट्रांजैक्शंस US यहाँ पर रोक सकता है, रोकेगा। दूसरा जो वीज़ा फैसिलिटी है, क्योंकि आप सबको पता है बांग्लादेश का जो बड़ा व्यापार है वो अपैरल का है, यानी कि टोटल जो इनका एक्सपोर्ट होता है उसमें से 80% जो एक्सपोर्ट है वो किसका होता है? रेडीमेड गारमेंट्स का होता है। और रेडीमेड गारमेंट्स की जो बड़ी मार्केट है बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की वो US है। तो US भी इसको भुना रहा है। US कह रहा है अच्छा हम तुम्हें कह रहे थे कि हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लो। तो इन्होंने ऑफर दिया था शेख हसीना जी को कि आप डिफेंस एग्रीमेंट कर लो जिससे कि हमारी फोर्सेस, आपकी फोर्सेस जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल ले सकें हमारी फोर्सेस। आपकी फैसिलिटीज़ अगर हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिस हैं, उनके साथ ट्रेन करना चाहते हैं उसमें भी फैसिलिटी हो जाएगी। प्लस हम आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी सहायता देंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो शेख हसीना है शी वॉज ऑल्सो हेजिंग द रिस्क इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना एज वेल। आप कहेंगे भाई चाइना कहाँ से आ गया एंगल में? चाइना इस वजह से आ गया क्योंकि हर जगह बीच में कहाँ जाता है? पैसा आ जाता है, इकोनॉमी आ जाती है। ये देखिए जरा, बांग्लादेश का जो टोटल ट्रेड चाइना के साथ है वो $25 बिलियन का है, जबकि US के साथ देखिए $10 बिलियन का है। और इंटरनेशनल लेवल पर हम जानते हैं इस समय US वर्सेस चाइना का एक हेजेमोनिक स्ट्रगल है, मतलब चाइना जो है US की हेजेमनी को टक्कर दे रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश इस क्रॉसफायर में ना आकर बहुत ही बैलेंस वे में चलना चाहता है। और आप कहेंगे सर ये फिर इंटेलिजेंस डिफेंस वाले एंगल पर अगर हाथ मिलाना है तो मिला सकते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें? मुद्दा ये है बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो अभी डिफेंस पार्टनर है वो चाइना ही है। 70% से ज़्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। तो भाई चाइना के साथ तो बनाकर रखनी पड़ेगी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद US जो है यही सिग्नलिंग देना चाहता है कि देखो अब आ गई मुझे डेमोक्रेसी याद, अब आ गई मुझे ह्यूमन राइट्स याद। बाकी जगह ह्यूमन राइट्स के लिए आंखें बंद कर लेता है US, लेकिन यहाँ पर शेख हसीना की जो सरकार है उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं सैंक्शंस की वजह से। अब यहाँ पर आता है इंडिया पिक्चर में। So what Sheikh Hasina government must be expecting from India, that India you are having global strategic partnership with US। तो एक तरीके से इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इस्तेमाल करे और US को कहे कि ज़रा सॉफ्ट रहो, इलेक्शंस होने दो,
अगर शेख हसीना गई तो भाई बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। कारण जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, वो और ज़्यादा बेहतर संबंध रखेगी चाइना के साथ, क्योंकि उसके पहले से टिल्ट है चाइना के साथ, और बीएनपी का टिल्ट तो पाकिस्तान के साथ भी है, और पाकिस्तान जो अगेंस्ट इंडिया है। तो अगर तुम हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर हो तो हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को तो समझो भाई, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बोथ एंगल को समझो। तो ऐसे में इनसे हो सकता है भारत अब करे, लेकिन अब समय बहुत कम है क्योंकि जनवरी में इलेक्शन है। देखते हैं क्या होता है। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। देखिए जरा, इन 53 ईयर्स बांग्लादेश वेंट, जो यूएस डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि भाई पहले तो बास्केट केस था, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप तो इंस्पायरिंग स्टोरी हो। गारमेंट फैक्ट्रीज जो हैं आपकी, उन्होंने तो कितने सारे लोगों की पॉवर्टी हटा दी है। कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने 50% तक इंक्रीज कर दी है, यानी कि 50% अब ज़्यादा लोग ऑन एन एवरेज जी रहे हैं। मैटर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है 90% आपने डिक्लाइन कर दिया, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर। आईएमएफ का कहना है कि भाई आप तो मतलब जीडीपी इस तरीके से चल रही है कि आप पार कर दोगे किसको, सिंगापुर और डेनमार्क को। आप सोचो, सिंगापुर, आप डेवलप नेशन मानते हैं सिंगापुर को। बांग्लादेश अपने आप में एलडीसी है, लीस्ट डेवलप कंट्री में आता है। अभी डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उसको मिलने वाला है, राइट। और डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलती, कई सारी जो एडवांटेज उसको इंटरनेशनल लेवल पर मिलती है ना एलडीसी के नाम पर, वो चली जाएंगी। तो वो तो चाह रहा है कि होले होना चाहिए, अभी मत हमारा स्टेटस चेंज करो। बट द पॉइंट इज कि प्रोजेक्शन ऐसा था आईएमएफ का, 2021 का प्रोजेक्शन था कि सिंगापुर को पार कर देगा। पर कैपिटल जीडीपी मैंने आपको बताया इंडिया से भी बेटर चल रहा था, इकोनॉमिक मिरेकल कहा जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ। कारण एक कोविड हुआ, उसके बाद जो आपका यूक्रेन क्राइसिस हुआ, और इसके बाद बांग्लादेश की किस्मत जो है बदलने लग गई। अभी देखिए हुआ क्या है। 3 रीजंस हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, और ये इस सरकार की भूल भी हो सकती है, जिसको शायद इलेक्शन में कुछ एक्चुअली नतीजों में देखा जा सके। आरोप ये लग रहा है कि शेख हसीना जी जो हैं, वो उनके जो परिवार में उनकी जो सिस्टर हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको इन्होंने प्रोमिनेंट पोजीशंस पे बैठाया हुआ है। डॉटर को, बेटे को, अपने जो कजिन्स हैं, मतलब जो फैमिली है। सो अगर वही प्रोमिनेंट पोजीशंस में है गवर्नमेंट में, तो कहा जा रहा है कि इससे एक तरीके से क्रॉनिज्म बढ़ रहा है। दीज पीपल आर एक्चुअली मैनेजिंग रिलेशनशिप विद मैनी प्राइवेट कंपनीज सो एज टू एक्चुअली गेन पर्सनल वेल्थ। तो ये आरोप इन पर लग रहे हैं। तो एक तरीके से ऑटोक्रेसी की तरह काम कर रही हैं, ऑथोरिटेरियन काम कर रही हैं, ऐसा आरोप इन पर लग रहा है। करप्शन एंड क्रॉनिज्म। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको पावर सेक्टर का। अब इस एग्जाम्पल को बताने से पहले ज़रा कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश में जो इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं बांग्लादेश के लिए। क्यों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश, क्योंकि वो मेजरली ऑयल के इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है। थर्मल पावर प्लांट का ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में है। और आप हालात ये देख लीजिए कि उनको क्विक रेंटल पावर प्लांट मेथड पे जाना पड़ा, यानी कि रेंट पर ये आपके पावर प्लांट चल रहे हैं। ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ एनएचपीसी, एनटीपीसी, अदर्स है। अब क्विक रेंटल पावर प्लांट है, प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर ये पावर बनाएगा फिर जो बेचेगा, तो ऐसे में महंगी अगर होगी तो सब्सिडी कौन देगी, सरकार देगी। और सोचा गया था कि ये ना क्विक रेंटल पावर प्लांट जो ये मॉडल है क्यूआरपीपी का, ये केवल कुछ समय के लिए रहेगा, फिर तो हम परमानेंट बना ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब से ये चला जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन गया है। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अगर डिपेंडेंस इन क्विक रेंटल पावर प्लांट पे जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो इनका जो फिक्स चार्जेस है वो तो आपको देने ही देने हैं। तो ऐसे में एक तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कोल्यूसिव करप्शन भी है। क्रॉनिज्म मतलब क्या हुआ, ये कहा जाता है कि अगर दुनिया में, वर्ल्ड बैंक का कहना है ये कि दुनिया में अगर सबसे महंगा कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो है बांग्लादेश। इनका कहना है कि इंडिया में और चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सस्ता है, वही चीज़ अगर आप बांग्लादेश में बनाने जाओ तो महंगी है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? कुछ सामान वहाँ पर महंगा है? नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पद्मा ब्रिज कहा गया कि जब ये बनना शुरू हुआ और उससे जब तक ये एंड हुआ 3 गुना इसकी कीमतें बढ़ गई। वैसे तो ये चमत्कार इंडिया में भी होते आए हैं, इससे पहले आपको याद होगा कॉमनवेल्थ घोटाला एटसेट्रा। बट यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है बांग्लादेश में एक्सेसिव यू कैन से प्राइसिंग व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इतना कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो भाई देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में 3 और एंगल हैं, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस और फ्यूल प्राइस। एक्सपोर्ट से कमाई होती थी, रेमिटेंसेस से कमाई होती थी, और जब इनसे इनके पास फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आता था, एक्सपोर्ट करते थे पैसा आता था, डॉलर आ रहा है, रेमिटेंसेस से डॉलर, अदर करेंसीज आ रही हैं, और फिर फ्यूल, क्योंकि फ्यूल के लिए डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पर, तो उस इंपोर्ट का खर्चा भी हो जाता था, यानी कि वो फॉरेन एक्सचेंज से दे देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट डाउन हो गया,
एक्सपोर्ट क्यों डाउन हो गया? भाई कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो आप सोचो, जिस देश का टोटल एक्सपोर्ट का 80% जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री से है, अब कोविड में तो लॉकडाउन हो गया। इतने लंबे समय तक मुझे बताइए आपने ही कितने गारमेंट्स खरीद लिए होंगे? कोविड के दौरान तो घर में ही है ना आप, और उसके बाद भी फिर ये हाइब्रिड मॉडल आ गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो वर्ल्ड ओवर जो डिमांड थी गारमेंट की उसमें कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो यहाँ से जो जो बनकर जाता था उसमें भी कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो वही यहाँ पर हुआ। वैसे ये कहा जा रहा था कि दुनिया का जो टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट है तो इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो 10% कैटर करने लगेंगी 2025 तक, ऐसा कहा जा रहा था। कोविड-19 आया तो मैंने आपको बताया करीब 10 लाख लोग जॉब से चले गए। तो ऐसे में अब अगर कोविड सुधरा भी, लेकिन अब भी जो डिमांड है वो करीब 30% कम बताई गई। तो ये मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है। और यूक्रेन क्राइसिस हो गया तो आपको पता है फ्यूल का प्राइस बढ़ा था, तो ऐसे में इन पर दोहरी मुसीबत आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इनकी सरकार ने क्या करा कि चलो ऐसा करते हैं यार, फ्यूल प्राइस बढ़ गया, नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी, जनता और ज़्यादा सड़कों पर आ जाएगी, सरकार के खिलाफ हो जाएगी। तो इन्होंने सब्सिडी देनी स्टार्ट करी। अच्छी खासी सब्सिडी बांग्लादेश की सरकार दे रही थी, जिससे कि अल्टीमेटली इन्हें जो है सस्ते में ही फ्यूल मिलता रहे, जल्दी हालात सुधर जाएंगे। बट ऐसे हुआ नहीं। तो जैसी अब इकोनॉमिकली वायबल नहीं हुआ। मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा बताऊं, 2022 का $4.7 बिलियन का बांग्लादेश ने बेल आउट लिया आईएमएफ से। तो आईएमएफ ने कहा कि भाई ये सब्सिडीज हटानी पड़ेंगी। बांग्लादेश ने कहा जी सरकार हटा देते हैं। हटाया तो 50% प्राइस राइज हो गया। आपका जो फ्यूल्स हैं, गैसोलीन, डीजल एंड केरोसिन। तो मुझे बताइए इसका सीधा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बसेस, टैक्सेस महंगे हो जाएंगे, फूड महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में जनता सड़कों पर आएगी कि नहीं आएगी? जनता सड़कों पर आएगी। तो देख रहे हैं इकोनॉमिक रीजंस। अब इसमें शेख हसीना सरकार की दूरदर्शिता की कमी देख लीजिए आप, क्योंकि मतलब ये है कि जब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही हो ना, तो तब आपको सोचना चाहिए कि यार ज़िंदगी में अगर चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो सोचो अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चीज़ें अच्छी हैं वो बदलते हुए समय नहीं लगता। सो हमें हमेशा इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने, नए रिसोर्सेज, नए सेक्टर्स को ओपन करने, नए सेक्टर्स को पुश करने पर जोर देना चाहिए। नहीं तो ये हो जाता है, देखिए ज़्यादा डिपेंडेंस किसी एक सेक्टर पर। ऐसा ही हम श्रीलंका में भी देख चुके हैं इकोनॉमिक क्राइसिस में। ओवर डिपेंडेंस ऑन टूरिज्म, कोविड-19, व्हाट हैपेंड टू श्रीलंका वी ऑल नो, राइट। रेमिटेंसेस, अब खुद ही बताइए जब बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा, सप्लाई चेन एक्चुअली अब डिसरप्शन होगा, तो अब उतने लोगों को वहाँ पर जॉब नहीं मिल पा रही जितने पहले लोग जाते थे और फिर वापस भेजते थे। प्लस करेंसी एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन, तो इस वजह से रेमिटेंसेस भी कम आए, यानी कि बाहर से जो बांग्लादेशी लोग पैसा भेजते हैं वो भी कम आए। तो इन सब कारणों से अभी शेख हसीना सरकार यहाँ पर मुश्किल में दिखती है। लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है? हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भाई जनता जो चाहे वो आए, सरकार उसकी बने। बट द पॉइंट इज़ कि इंडिया के फेवर में शेख हसीना की सरकार कंसिस्टेंटली रही है। वहाँ पर जो इससे पहले कहा जाता था आईएसआई के सिंडिकेट्स काम करते हैं, टेररिस्ट काम करते हैं, उन सब का सफाया करने में जो शेख हसीना की सरकार है उसने चाहे ऑथोरिटेरियन मेथड से ही काम किया हो, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो काम किया है। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ बांग्लादेशी इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस ऑन इंडियन इंटरेस्ट। तो इसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सब इंटरेस्ट हैं। और इंडिया को क्या करना चाहिए? यूएस के साथ कुछ लॉबी करना चाहिए कि भाई सैंक्शंस वगैरह आप रहने ही दो फिलहाल। आपने कितने ह्यूमन राइट वायलेशन और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया हम सब जानते हैं, राइट।